नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपने रेलवे की जो परीक्षा अभी समय आने वाला है, जिसका भी एप्लीकेशन नोटिस आउट हुआ है, ठीक है, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने साइंस का अच्छे से सिलेबस कर रहे हैं। ये बात अलग है कि 2 या 3 दिन का बीच में गैप हो जाता है, क्लास आ रही है, कंटिन्यूटी जितना भी टाइम मिल रहा है आपके लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। समय ज़्यादा मिलने लगेगा आने वाले 10-15 दिन के अंदर, तो लेक्चर आपके कंटिन्यूटी रखेंगे। प्रयास है नेक्स्ट मंथ से मैथमेटिक्स के लेक्चर भी आपका स्टार्ट करने का पूरा प्रयास है, ठीक है साथियों। तो चलो आज अपने थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट करने लग रहे हैं ऊर्जा, कार्य और शक्ति का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर और उससे भी पहले वाले लेक्चर के अंदर इसके 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों, 2 पार्ट हो चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में उस दिन काफ़ी अपने डिटेल में चर्चा कर ली थी, और आज एक टॉपिक इसके अंदर जो बच चुका है, पावर, शक्ति, इसके बारे में अपने अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलो प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। ऊर्जा के टाइप पढ़ लिए थे, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे अपने। ये सारी की सारी बातें अपने थोड़ी थोड़ी विस्तारित रूप से चर्चा में ले ली थी। अभी अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऊर्जा का कंजर्व्ड, मतलब ऊर्जा का संरक्षण। देखिए प्यारे साथियों, संरक्षण शब्द एक ऐसा शब्द है जो बचाव का संकेत देता है। भी सर कैसे? संरक्षण का मतलब क्या हो गया? संरक्षित रखना, कंजर्व्ड रखना। कंजर्व्ड रखना इसका मतलब क्या? उस चीज़ को बचा के रखना। भाई किस चीज़ के बारे में अपने बात कर रहे हैं? ऊर्जा के बारे में। तो यह नियम कहीं ना कहीं ऊर्जा को बचाने के लिए या ऊर्जा के बचाव से संबंधित कोई ना कोई नियम होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्ट बात। चलो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एनर्जी है प्यारे साथियों, एनर्जी जो है अपनी ऊर्जा है, यह ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, अर्थात न ही तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह बात मैंने आपको पढ़ा दी थी कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी का ट्रांसजेशन होता है, स्थानांतरित होती है, एक रूप से दूसरे फॉर्म के अंदर अपने इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। अर्थात ऊर्जा तो सुरक्षित रही, ऊर्जा के अंदर तो कोई कटौती नहीं हुई। जैसे मान लीजिए मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। डायनमो ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो विद्युत धारा का निर्माण करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसके बारे में तो आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। आगे अपने चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पूर्णतः विस्तारित तौर पर ये आपको पढ़ाऊंगा। जनरेटर पढ़ेंगे, रोटर्स पढ़ेंगे, उसमें डायनमो भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छे से चीज़ें अपने क्लियर करते चलेंगे। तो प्यारे साथियों, डायनमो के अंदर अपने देखा जाए तो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो डायनमो है ये किस एनर्जी को किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो आपने कहा कि सर डायनमो है वो बिजली बनाता है या विद्युत का निर्माण करता है, लेकिन विद्युत का निर्माण किया कैसे उसने? क्योंकि वो तो एक यंत्र है, यह तो एक मशीन है, एक यंत्र है। तो इस यंत्र ने क्या उत्पन्न की? अपनी तरफ से यांत्रिक ऊर्जा अपने आप के अंदर जो इसने बचाव के रूप में रख रखी थी, वो थी इसकी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। और इसने क्या किया? जब इसने वर्क प्रोसेस किया, जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या विद्युत ऊर्जा में या करंट एनर्जी के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जितनी एनर्जी इसने यहां से प्रोड्यूस की, उतनी ही एनर्जी इसके किसके अंदर कन्वर्ट कर दी? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या ऊर्जा की कोई कटौती हुई? नहीं, इसने एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला है एनर्जी को। पहले जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में थी। जैसे ही उसने वर्क किया, कार्य किया, ठीक है, डायनमो ने, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? लाइट बना दी उसने, विद्युत का निर्माण कर दिया, अर्थात वो विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होगी। तो कहने का तात्पर्य है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रॉय इट्स नॉट पॉसिबल। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक बात अपने क्लियर हो चुकी होगी। अर्थात अब ऊर्जा का क्या हो गया? बचाव हो गया। इसे क्या कहा गया? ऊर्जा का संरक्षण नियम कहा गया, या
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो एक छोटी सी बात अपने ध्यान में रखते हैं यहाँ पर प्यारे साथियों। आपने क्या किया, कोई h ऊंचाई की हाइट है, कोई h ऊंचाई की हाइट है, हाइट h ऊंचाई की, यहाँ से आपने किसी वस्तु को फेंका, h ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे फेंका, पृथ्वी की धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर आपने किसी वस्तु को फेंका। तो प्यारे साथियों जब आप इस वस्तु को फेंक रहे थे तो वस्तु क्या कर रही थी, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही थी। भी पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ आ गई, धीरे धीरे जैसे जैसे तल पर आएगी तो इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, फिर इसकी धीरे धीरे पोजीशन कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी की सतह पर। तो आपने कहा कि सर जो m मॉस की कोई वस्तु थी उसकी स्थिति में बदलाव हुआ, अर्थात इसके अंदर क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन जब यह नीचे आ रही थी तो कहीं ना कहीं मोशन भी कर रही थी, अर्थात जो आपकी स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी वो अब किस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। क्योंकि जब आपकी पोजीशन यहाँ थी वस्तु की और जैसे ही फेंका तो वस्तु की पोजीशन अब इस पॉइंट पर होगी, धीरे धीरे पोजीशन इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, अब पोजीशन बदल रही है अर्थात उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति में बदलाव, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जो बदलाव हो रहा है क्या वो मोशन के रूप में नहीं हो रहा, क्या वो गति के रूप में नहीं हो रहा। अगर गति के रूप में हो रहा है तो वो किस में तब्दील हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। अर्थात अब ऊर्जा का तो क्या रह गया, बचाव। तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नियत या नियतांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट प्यारे साथियों, दोबारा से समझो इस चीज को। यह एग्जाम्पल अपने थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको यहां एक एग्जाम्पल और समझाने का प्रयास किया। देखिए अच्छे से चीज़ों को ध्यान से समझें तो बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं। आपने क्या कहा कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होती जा रही थी काइनेटिक एनर्जी में। तो आपने कहा कि इन दोनों का जो योग है वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, नियत रहता है, नियतांक है, कंजर्व्ड है, बिल्कुल कंजर्व्ड है, संरक्षित है। चलो एक छोटी सी बात और, अब पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को अपने h हाइट तक फेंकते हैं। तो जब आप इसको h हाइट तक फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे m मॉस की इस वस्तु को, तो प्यारे साथियों एक छोटी सी बात आपको यहाँ ध्यान में आनी चाहिए। जब आप फेंकने लग रहे होते हैं तो वस्तु क्या करेगी, ऊपर की ओर मोशन करेगी। मोशन करेगी तो कौन सी एनर्जी इसके अंदर उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन क्या जब यह ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे वापस नीचे भी तो आएगी, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पृथ्वी सतह पर पुनः लौटेगी। तो जब लौटेगी तो इसकी स्थिति में क्या बदलाव नहीं होगा क्या, पहले ऊपर गई अब यहां से यहां तक गई तो स्थिति बदली। तो अर्थात गतिज ऊर्जा थी वो किसमें कन्वर्ट होती जा रही थी, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही थी। ठीक है, वही बात आ गई। जब आप h हाइट से नीचे फेंक रहे थे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही थी, अर्थात दोनों का योग है वो नियत हो रहा था, यहां पर कंजर्व्ड थी एनर्जी। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, एनर्जी के मान में कोई कमी नहीं हो रही थी। ऊर्जा का अगर मान यहां पर 2 यूनिट था तो जब वो गतिज ऊर्जा में बदल रही थी तब भी 2 यूनिट ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 5 यूनिट हो गया, ना तो वो बढ़ी ना कम हुई। वैसे ही बात यहां पर है, तो आप कह सकते हो सेम टू सेम प्रोसेस कि जो गतिज ऊर्जा है आपकी ½ mv² प्लस आपकी स्थितिज ऊर्जा, आपने इसको पढ़ा था mgh, वो किसके इक्वल होगा, नियत के इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट होगा, नियतांक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों, बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किससे संबंधित थी, एनर्जी से रिलेटेड थी। चलो अब अपने पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बात तो पता है कि कोई भी वस्तु है, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा, क्योंकि द्रव्यमान रहित तो कोई वस्तु है ही नहीं यूनिवर्स के अंदर। प्रत्येक वस्तु का, चाहे वो छोटे से छोटा कण हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम हो, चाहे कोई सब्सटेंस हो,
कोई भी छोटे से छोटा मॉलिक्यूल्स है, पार्ट है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, उसका मॉस होगा। और द्रव्यमान के कारण ही इस पदार्थ के अंदर या इस कण के अंदर ऊर्जा मौजूद होती है। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण ही किसी वस्तु के अंदर क्या होती है, एनर्जी। मॉस होगा तभी तो वो एनर्जी होगी उसके अंदर, तभी तो ऊर्जा होगी। क्योंकि अगर मॉस नहीं होगा तो एनर्जी कैसे आएगी। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा के अंदर द्रव्यमान विद्यमान है, तभी तो गतिज ऊर्जा बनी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा के अंदर भी m द्रव्यमान है, रिप्रेजेंट है, मॉस है, तभी तो वो ऊर्जा के अंदर तब्दील हुई। ठीक है, मॉस है तभी वो ऊर्जा है। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, वो ऊर्जा में बदल सकता है, संपूर्णतः ऊर्जा में बदल सकता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में बदल सकती है क्या। एक छोटी सी बात है, आपने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, द्रव्यमान में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा है उसको अपने मॉस के अंदर और मॉस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो पूरी वो एनर्जी होगी वो E = mc² होगी। भाई यही बात तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। जब ये बात दुनिया के सामने रखी तो बड़ी ही विचित्र घटना लगी कि सर ऐसा कैसा कि कोई द्रव्यमान है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में कैसे बदल जाएगा, और एनर्जी है वो वापस किस में चेंज हो सकती है, मास के अंदर। तो E = mc²। चलो इस इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण पढ़ाता हूं आपको मैं, बहुत ही इंटरेस्टेड उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा बात को, कंप्लीटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां समझिए। प्यारे साथियों, यह कोई मेटल है, धातु है, धातु की सतह है। प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश है, जब वो पृथ्वी पर आपतित होता है, प्रकाश किरणों के रूप में आता है, ये आप सभी को पता होगा। आगे चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर, मैं पूरी की पूरी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा प्रकाश के बारे में। चलो यहाँ पढ़ने लग रहे हैं कि जो प्रकाश है वो किसी भी धातु की सरफेस पर या धातु प्लेट पर जब वो टकराता है, आपतित होता है, तो वो किस किस रूप के अंदर आपतित होता है। सबसे पहली बात आपने कहा कि सर प्रकाश है वो किरण के रूप में आता है, रे के रूप में आता है। एक बात और कही कि सर जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में भी आता है, बंडल के रूप में आता है, और जिसे क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, फोटोन। बिल्कुल, ये कहता है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में धरती पर आपतित होता है और किरणों के रूप में होता है, और यह जो छोटे छोटे पैकेट हैं ये ऊर्जा के पैकेट हैं, एनर्जी के पैकेट हैं, जो अपने को सूर्य के द्वारा आपतित प्रकाश के रूप में अपने को प्राप्त होती है। वो ऊर्जा है जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। इस पैकेट्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा गया, फोटोन कहा गया। ठीक है, जब यह किसी धातु की प्लेट पर टकराए तो टकराते ही इन्होंने क्या विस्थापित कर दिए वहां से, इलेक्ट्रॉन। कि जैसे ये कोई धातु की सतह थी, यहां से ये प्रकाश टकराया, टकराते यहां से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। यह घटना तो आपने पढ़ी होगी। अब सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, क्यों, क्योंकि उस पैकेट के अंदर जो एनर्जी का पैकेट था उसका कोई ना कोई द्रव्यमान रहा होगा, मॉस होगा, और जब वो इस सतह पर टकराया, इस मेटल की प्लेन सरफेस पर टकराया, तो उसने एनर्जी के रूप में किसको प्रोड्यूस कर दिया, किसको बाहर निकाल दिया, किसको त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अर्थात वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उस मेटल की प्लेट से, वो एनर्जी के रूप में बाहर निकला, ऊर्जा के रूप में। अर्थात वो फोटोन था, m द्रव्यमान का, वो किस में बदल गया, अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसे कहा गया आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंधित नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहां पर थोड़ी सी बात और समझा देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान दें, एनर्जी का मतलब ऊर्जा E से रिप्रेजेंट करते हैं, m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान। अब C की कहानी नहीं समझाई, वही बात है जो भी समझाई है मैंने, सी की जो उदाहरण दिया। सी का मतलब यहां पर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम मीडियम। ठीक है, वैक्यूम मीडियम के अंदर प्रकाश की जो चाल है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, लर्न कर लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होगा, प्रकाश की चाल का मान कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इतनी बात समझ में आई क्या? यह तो होगी जी ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया, इसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपनी व्याख्या दी उसको अपने विस्तारित रूप से पढ़ा, और छोटे छोटे जो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट उनकी अपने चर्चा कर ली। चलो अब अपने पढ़ने लग रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार हालांकि कोई टॉपिक नहीं है, इसके एक्सटर्नल फैक्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोलॉजी का टॉपिक है लेकिन ऊर्जा से संबंधित है इसलिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं बीच में। एक बात आती है जी स्रोत। स्रोत का मतलब होता है प्यारे बच्चों सोर्स, स्रोत, सोर्स। तो ऊर्जा के कुछ ना कुछ सोर्स रहे होंगे, एनर्जी के सोर्स हैं जिसके रूप में अपने को ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। अपने पौधे जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, ठीक है, और वही जो ग्लूकोज है वो क्लोरोफिल के अटैच में आते ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वहाँ उसको CO2 प्रदान करता है और O2 रिलीज करता है। ये सारी की सारी घटना होती है पेड़ पौधों के अंदर भोजन निर्माण की, अर्थात वो ऊर्जा का सोर्स है, वो अपनी पेड़ पौधा है जो ऊर्जा का सोर्स तैयार कर रहा है। मानव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप कहेंगे सर सूर्य के प्रकाश से, प्रकृति से, नेचर से मिलती है, और अपने जब भोजन करते हैं उसके रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, जल मिलता है, वसा मिलती है, जिसकी वजह से अपने को एनर्जी आती है। बिल्कुल राइट बात आपकी। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या चीज अपने यूज के अंदर लेके आ रहे हैं, किस चीज का उपयोग कर रहे हैं निरंतर, जिसकी वजह से अपने को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो चीज क्या होती है? एनर्जी के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। स्रोत के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया। सबसे पहले ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स। नंबर 2 अनवीनीकरण स्रोत, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ाई मैंने आपको कि एनर्जी को 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया है सोर्स के अकॉर्डिंग। एक तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत जिसे रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं, अनवीनीकरण स्रोत नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है कि निम्न में से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, तो आपको उसमें से कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, मतलब ऑप्शन मिलते हैं, और उसके अंदर अपने को जस्टिफाई करना होता है, चूज करना होता है। चलो देख लीजिए, नवीनीकरण स्रोत के बारे में अपने विचार करें, रिन्यूएबल सोर्स के बारे में अपने विचार करें, तो रिन्यूएबल सोर्स ऐसे स्रोत जो अपने को डायरेक्ट मिलते हैं, अपने को लगातार सीधे प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति अपने को प्रदान करती है। प्रकृति जब अपने को प्रदान करती है तो उसके अंतराल के अंदर कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य क्या है? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से स्रोत होते हैं? ध्यान देना, ऐसे सोर्स जो प्रकृति में बिना किसी रुकावट के लगातार अपने को प्राप्त होते हैं, प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, प्रकृति से बिना रुकावट के लगातार प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात, सौर ऊर्जा सबसे अच्छा सोर्स है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त जो अपने को ऊर्जा है वो अपने को नेचर अपने आप लगातार अपने को प्रोवाइड करवाता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस से। ठीक है। नंबर 2 बात अपने करते हैं, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा है, जैविक ईंधन है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां लगाते हैं जब अपने, वहां से जो अपने को एनर्जी प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा। हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। लकड़ी जो है, लकड़ी भी अपने क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स के अंदर मानी जाती है। तो लकड़ी से अपने जो अपने को ईंधन के रूप में अपनी लकड़ी जलाते हैं, वहाँ से जब अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है फ्यूल के रूप में, वो भी क्या है, एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है, नवीनीकरण स्रोत है। तो ये छोटी छोटी बातें, इससे लाभ क्या होता है अपने को? बहुत बार पूछा है कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है इससे अपने को प्रॉफिट क्या है?
रिन्यूएबल एनर्जी से प्रॉफिट है प्यारे साथियों कि इस स्रोत से ऊर्जा क्या अपने को लंबे समय तक लगातार मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि जब अपने को सूर्य है और सूर्य की एनर्जी जब अपने को आती है तो लंबे समय तक आ रही है। ऐसा तो नहीं है भी सूर्य आज अपने को एनर्जी देगा कल देना बंद कर दिया, तो लगातार अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, अर्थात अपने कह सकते हैं कि लगातार लंबे समय से अपने को एनर्जी मिलती है। नंबर 2, दूसरा सबसे अच्छा लाभ इससे कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन नहीं होता भाई, एयर पोल्यूशन नहीं होता, वायु प्रदूषण घटक नहीं होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे अपने को क्या है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, वायु प्रदूषण यहाँ से नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट है क्या। और ये प्रकृति के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लकड़ी है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो एनर्जी अपने को, समुद्र से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, समुद्रीय ज्वारीय ऊर्जा जिसे कहते हैं, समुद्र तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना, बांध के द्वारा अपने जब टरबाइन लगाकर वहाँ से एनर्जी जब अपने प्रोड्यूस की जाती है तो वो होती है जी समुद्र की ऊर्जा। एक ज्वार भाटा की जो प्रोसेस होती है वहाँ से एनर्जी जो अपने को प्राप्त होती है ना, तो ज्वारीय ऊर्जा। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आते हैं प्यारे साथियों। चलो, ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। नंबर 2, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर अपने पढ़ा जाए तो यह अनवीनीकरण स्रोत होते हैं। अनवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत के रूप में माना जाता है। अनवीनीकरण स्रोत का मतलब ये होता है कि यह पृथ्वी की भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर लंबे समय से संचित रहते हैं, लंबे समय से संचित रहते हैं। डायरेक्ट अपने को नेचर जो है, डायरेक्ट अपने को प्रकृति से नहीं प्राप्त होते, पृथ्वी के अंदर से अपने को निकालने पड़ते हैं, या पृथ्वी के अंदर भूभाग के अंदर यह संचित रहते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से। जैसे आपको जीवाश्म ईंधन पढ़ाएंगे, अभी फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें ये समझ में आएंगी। देखो, ये आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदले जा सकते। अब सर कौन कौन से हो गए, जैसे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दिया मैंने, बहुत अच्छा उदाहरण है जी जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के बारे में अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। नंबर 2, जो बायोगैस है, मीथेन के रूप में है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप डेली प्रतिदिन यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो ईंधन हैं, ये सारे के सारे एनर्जी के जो सोर्स हैं, इसमें मीथेन भी आ गई आपकी, CH4 बायोगैस जिसे कहते हैं, बायोगैस CH4, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कौन से सोर्स होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अनवीनीकरण स्रोत होते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। चलो, एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान दें, इतनी बात अपने पढ़ ली, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जीवाश्म ईंधन सर कैसे। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये है कि आज से करोड़ों सालों पहले जब अपने पूर्व की घटनाओं में जाएं, पास्ट के अंदर जाएं, तो पृथ्वी के निर्माण की आपको पूरी की पूरी घटना पढ़नी पड़ेगी। तो आपको मैं संक्षेप के अंदर एक छोटी सी कहानी बता देता हूं कि जब अपने मानव जीवन का उद्भव हुआ था, मानव जीवन का जब निर्माण प्रारंभ हुआ था, उस समय बहुत सारे धरती के अंदर बदलाव हुए, धरती के जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, पृथ्वी अपना प्रतिदिन जो निरंतर क्या है अपने में बदलाव उत्पन्न कर रही थी। उस समय आपको कहा जाता है कि अंतरिक्ष से उल्कापात की घटनाएं हुई थी, जिससे क्या है अग्नि के रूप में पृथ्वी पर क्या है उल्कापिंड गिरे थे और बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे। पृथ्वी एकदम समतल भाग के अंदर परिवर्तित हो चुकी थी। उस समय के अंदर जब जीव जंतु है वो नीचे दब गए, ठीक है, मरने के बाद में, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी नीचे दब गए। समय जैसे जैसे बदलता चला गया तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की परतों के अंदर बढ़ोतरी होती चली गई, क्लाइमेट और चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो वो क्या थे, जो मरे हुए पशुओं के और मानवों के अवशेष थे, हड्डियां थी, कंकाल थी, वो नीचे दबी रह गई और पेड़ पौधे दबे रह गए, और पृथ्वी की परतें ऊपर समय परिवर्तन के साथ साथ में बढ़ती गई। अब कोई चीज, भारी चीज जितनी ऊपर बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ज्यादा दबाव के अंदर क्या है, डिस्ट्रॉय होएगी, नष्ट होएगी, टूटेगी, या किसी भी और एलिमेंट के अंदर, किसी भी और सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। वैसा ही हुआ, ठीक है। वो जो जीवाश्म थे, जीवों के, मृत जीवों के जो जीवाश्म थे और पेड़ पौधे थे, वो अधिक ताप, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर
ठीक है, अधिक ताप या उच्च ताप और उच्च दाब के अंदर दबे रहने के कारण वो कोयले के अंदर बदल गए और पेट्रोलियम गैस के रूप में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में बदल गए, अर्थात कोयला। कोयला भी बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, अनविनीकरण सोर्स का, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का, और वह कोयले के रूप में बदल गए। और आज के मानव ने क्या किया, इसको बाहर निकाला, ठीक है, इसका खोज किया। जब इसका इन्वेंशन हुआ तो बाहर निकालने के रूप में यह प्राकृतिक गैस के रूप में सामने आई। कुछ जीवाश्म ज़्यादा समय तक दबे रहने के कारण ऊर्जा के अंदर बदल गए एनर्जी के रूप में, जैसे कि CH4 है, CNG प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस है, इसको बदला गया किसके अंदर, LPG के अंदर, द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है इसके अंदर बदला गया। ठीक है, तो ये जो सोर्स अपने को मिले हैं या डायरेक्ट पृथ्वी से नहीं मिले, ये संचित थे पृथ्वी की सतह के अंदर, अपने को खोज के निकालने पड़े। ऐसे जो सोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, अनविनीकरण स्रोत। दूसरी बात, सबसे बड़ा इसका जो फैक्ट है वो ये भी है कि एक बार इसको प्रयोग में लाने पर इसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल वाहन के अंदर जब आप इसको जलाते हो, इसका यूटिलाइज करते हो, तो वो धुएं के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी तो वाहन को मिलेगी, लेकिन धुएं के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में धुआं बाहर निकालता है। क्या वापस उस धुएं को आप पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्या वापस यूटिलाइज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही LPG जो आपकी है, घरों के अंदर गैस चूल्हा जलाते हैं, LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका अपने यूज करते हैं, एनर्जी अपने को मिलती है, कोई खाना वगैरह अपने पकाते हैं, तो वो जो एनर्जी अपने को मिलती है, क्या वापस वो उस LPG के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे सोर्स क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अनविनीकरण स्रोत होते हैं। अभी आपने हाल ही के अंदर एक छोटी सी करंट का इशू पढ़ा होगा, एक न्यूज पढ़ी होगी कि भारत के अंदर, ठीक है, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, टॉपिक से हटके है लेकिन बता देता हूं। ठीक है, दक्षिणी भारत के अंदर अपने यदि पढ़ें इस प्रकार का जो भाग है दक्षिणी भारत का, तो यहाँ का जो भाग है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भाग वाला जो एरिया है, यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन है। यहाँ पर बेसिन, बेसिन का मतलब होता है जहाँ दो नदियाँ किसी भी सागर के अंदर गिरती हैं तो उसका जो भाग बचता है, बीच वाला जो भाग है, ठीक है, अर्थात वो जब समुद्र के अंदर मिल रही हैं तो उस पार्ट का जो भाग है, यहाँ वाला जो भाग है, जब ये, और अब बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बे ऑफ बंगाल, तो जब ये गिरती हैं इसके अंदर, तो गिरने वाला जो भाग है जहाँ से स्टार्टिंग होती है गिरते समय है, इस भाग को कहते हैं नदी का बेसिन भाग। ठीक है, जो इसका प्लेन भाग होता है बेसिन। तो इस कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर अभी हाल ही के अंदर हाइड्रोमीथेन HCH4 हाइड्रोमीथेन के भंडार खोजे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात यहाँ से प्राकृतिक गैस बाहर निकाली जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है, अग्रकर इंस्टीट्यूट है उसने यह खोज की है और बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मीट्रिक टन के अंदर यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोमीथेन के गैस या हाइड्रोमीथेन की जो एनर्जी है वो अपने को यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ये करंट का हाल ही के अंदर इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करंट का इशू पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये बात अपने यहाँ तक पढ़ ली, अपने को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अपने बात करने लग रहे हैं पावर के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, पावर के बारे में यदि पढ़ा जाए, शक्ति के बारे में पढ़ा जाए, तो बहुत ही छोटी सी बात है, बस ध्यान देना है। पावर, वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, अभी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पावर क्या होती है, कार्य करने की समय दर होती है। कार्य करने की जो समय दर है, रेट टाइम ऑफ वर्क इज इक्वल टू पावर। समय दर क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति कहलाती है। किसी भी डिवाइस की, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की विद्युत युक्ति की शक्ति क्या होगी कि वो डिवाइस, वो युक्ति कितने समय के अंदर कितना कार्य कर रहा है, कितने समय के अंदर, कितने टाइम के अंदर कितना वर्क कर रहा है, वो उस युक्ति की पावर होगी। P इज इक्वल टू W अपॉन में T। ध्यान रखना, समय की दर होती है, और दर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट का मतलब कहीं ना कहीं समय का डिवाइड कर अपने कर रहे होंगे किसके अंदर, वर्क के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि कितने समय के अंदर कोई मोटर है या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कितना वर्क कर रही है, वो उस मोटर का या इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या होगा, पावर होगा या उसकी शक्ति होगी। तो यहाँ से अपने इसका मात्रक निकाल सकते हैं, सूत्र से मात्रक निकालना सिखाया हुआ। कार्य का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों जूल बटा समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो एक मात्रक यहाँ से आ गया शक्ति का, जूल प्रति सेकंड या जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को कहा जाता है SI पद्धति के अंदर W, वाट।
वाट। ऐसा ही मात्रक है शक्ति का क्या प्यारे विद्यार्थियों, वाट। वाट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाट, ठीक है ना, ध्यान रखना वाट। वाट के अंदर इसको मापा जाता है। चलो इतनी बात समझ में अपने को आ गई कि शक्ति जो है इसको वाट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपने एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, इसके कुछ बड़े मात्रक हैं जैसे कि किलोवाट। 1 किलोवाट के अंदर 10 की पावर 3 वाट या 1000 वाट भी होते हैं, ध्यान रखना। स्क्रीन कट तो नहीं रही ना ऊपर से, 1 मिनट थोड़ा चेक कर लें। हाँ साफ दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन नहीं कटनी चाहिए। तो 1 किलोवाट के अंदर 10 की पावर 3 वाट होते हैं। ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया है परीक्षा के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेगावाट, 1 मेगावाट बहुत बड़ी शक्ति की यूनिट है या मात्रक है। मेगावाट 10 की घात 6 वाट के इक्वल होती है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 746 वाट के अंदर होता है। 746 वाट के अंदर हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति, ठीक है। और जो मानव है, ह्यूमन है, इसकी अश्व शक्ति बताई जाती है एक आइडिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.05 हॉर्स पावर से बता रहे हैं कि 0.1 हॉर्स पावर तक होती है भाई, ठीक है ना। ध्यान में रखना है तो रख लेना, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न बनता है। तो ये इसके मात्रक हो गए 3 जो अपने को परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक और पढ़ लेना, किलोवाट घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है ये पूछा जाता है। देखिए किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर वाट कितने हो गए, 1000 वाट, तो 10 की घात 3 घंटे। घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3600। तो अपने क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 जीरो ये रही, 3 जीरो ये रही, तो 2 और 3 कितना हो गया, 10 की घात 5। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 10 की घात 6 लगाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, उस 1 जीरो से यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि 1 किलोवाट जो घंटा है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है 1 किलोवाट घंटा। यह भी शक्ति का एक मात्रक, एक यूनिट है जो बड़ा मात्रक है। ओके विद्यार्थियों, तो ये शक्ति के बारे में इतनी सी डिटेल थी, इतना सा इसके अंदर पैटर्न था। यहाँ तक अपना 3rd पार्ट कंप्लीट होता है विद्यार्थियों, ठीक है। 3rd चैप्टर का, 5th चैप्टर, जो भी चैप्टर आप देख लेना, ठीक है ना। कंटिन्यूटी आपकी प्लेलिस्ट के अंदर, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के अंदर जाओगे जब आप, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपके चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियोस आपके डाले गए हैं, वहाँ से आप कंटिन्यूटी इसको लगातार देख सकते हैं। तो ये इसका 3rd पार्ट है। यहाँ तक अपना जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने नया लेसन प्रारंभ करेंगे। बहुत ही अच्छा सोच यही है, ठीक है, कि प्रकाशिकी चैप्टर अपने स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आए बार परीक्षा के अंदर 2-3 बनते, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अन्य विद्यार्थियों के साथ कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा किसी तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, भी शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, हमें जिससे क्या मोटिवेशन मिलता रहे, कंटिन्यूटी। ओके विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।